शुभम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा था कि यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा था कि आपको अर्थशास्त्र के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपको बताए जाएं। क्लियर? तो गाइस यहाँ पर हम वही देखने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि अतलग उत्तरीय प्रश्न आप कौन कौन से तैयार करोगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है। ये क्वेश्चन कई बार आस्क किया गया है बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिख कर आओगे कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं हैं। फर्स्ट पॉइंट डालकर आपको लिखना है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप लिखोगे इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। इसके बाद तीसरा यहाँ पर आपको लिखना है कि इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या क्या हो जाएंगी, यहाँ पर याद कर लीजिए। फर्स्ट कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। इसके बाद इन वस्तुओं का उत्पादन अगर किया जाए तो कैसे किया जाए। तीसरा आप लिखोगे कि इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सही ढंग से इसको आप तैयार कर लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न आप तैयार करोगे कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, ठीक है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, आप लिखोगे वे वस्तुएं जिनका उपयोग किन्हीं अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। वे वस्तुएं जिनका उपयोग किन्हीं अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप लिख कर आओगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको देखते हैं। अब इसी तरह से अगला जो प्रश्न है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप तैयार करोगी कि मांग की लोच को परिभाषित कीजिए, ठीक है। मांग की लोच क्या है, मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। एंड गाइस आप ये क्वेश्चन भी तैयार कर लोगे कि चयन की समस्या क्या है। ये भी कई बार पूछा गया है अतलग उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। तो आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। पहले आपको लिखना है मार्शल के अनुसार, यानी जो आपके अर्थशास्त्री है मार्शल, इन्होंने मांग की लोच को किस तरह से परिभाषित किया है उसको देखते हैं। तो इन्होंने कहा है कि बाजार में किसी वस्तु की मांग का अधिक कम लोचदार होना, अधिक या कम लोचदार होना इस बात पर निर्भर करता है कि एक निश्चित मात्रा में मूल्य के घट जाने पर मांग की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है अथवा कम, तथा एक निश्चित मात्रा में मूल्य के बढ़ जाने पर मांग की मात्रा में अधिक कमी होती है या कम, ठीक है। तो मांग की लोच क्या है, आई होप सही ढंग से आपको समझ आ गया होगा। अब इसको एक बार दोबारा से देख लीजिए। तो मार्शल जी कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु की मांग का अधिक या कम लोचदार होना इस बात पर निर्भर करता है कि एक निश्चित मात्रा में मूल्य के घट जाने पर मांग की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है अथवा कम, ठीक है, तथा एक निश्चित मात्रा में मूल्य के बढ़ जाने पर जो मांग की मात्रा है तो उसमें अधिक कमी होती है या कम, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने बताया है मांग की लोच की परिभाषा को। आई होप सही ढंग से आपको अब समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे कि पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है। तो पूरक वस्तुएं क्या हैं, आप इस तरह से लिखोगे वे वस्तुएं जो एक दूसरे की मांग को पूरा करती हैं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे पेन और स्याही, कार और पेट्रोल, ठीक है। तो उन्हें हम कहेंगे पूरक वस्तुएं। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको तैयार करना है कि स्थिर लागत एवं परिवर्ती लागत में भेद कीजिए,
स्थिर लागत एवं परिवर्ती लागत में भेद कीजिए। तो आप इस तरह से लिख कर आओगे कि स्थिर लागतें जो उत्पादन की मात्रा के साथ अल्पकाल में परिवर्तित नहीं होती। किस तरह से लिखना है? स्थिर लागतें वह हैं जो उत्पादन की मात्रा के साथ अल्पकाल में परिवर्तित नहीं होती हैं, जबकि परिवर्ती लागतें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती हैं। ठीक है, तो स्थिर लागत एवं परिवर्ती लागत में भेद आप इस तरह से लिख कर आओगे। सही ढंग से समझ आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको देखते हैं। इन सारे प्रश्नों को गाइस साथ ही साथ आप लिखते चलिए। अगला प्रश्न यहाँ पर गाइस आप तैयार करोगे कि औसत भौतिक उत्पाद से क्या आशय है। ठीक है, तो देखिए आप लिखोगे कि कुल भौतिक उत्पाद को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही हम औसत भौतिक उत्पाद कहते हैं। ठीक है, और इसी चैप्टर से आप एक प्रश्न और तैयार कर लोगे कि सीमांत लागत क्या है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न आपको कौन सा तैयार करना है उसको देखते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप तैयार करोगे कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या आशय है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या आशय है। ठीक है, तो आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखोगे कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय वह आय है जो व्यक्तियों को सभी स्रोतों से प्राप्त होती है तथा सरकार द्वारा आरोपित करों के भुगतान के बाद व्यक्ति के पास बचती है। सूत्र के रूप में आप इस तरह से लिख सकते हो कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय बराबर वैयक्तिक आय माइनस प्रत्यक्ष कर माइनस सरकार की विविध प्राप्तियां। ठीक है, तो वैयक्तिक प्रयोज्य आय क्या है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। इसी के साथ आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये भी तैयार कर लेना है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि उत्पादन प्रणाली क्या है। ठीक है, उत्पादन प्रणाली क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि अप्रत्यक्ष विनिमय से क्या आशय है। क्वेश्चन आपका इस तरह से भी पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष विनिमय और अप्रत्यक्ष विनिमय किसे कहते हैं, विस्तार से समझाइए। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में इस तरह से क्वेश्चन आस्क किया जाता है। अगर आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है तो इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि अप्रत्यक्ष विनिमय क्या है या फिर अप्रत्यक्ष विनिमय से क्या आशय है, प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अप्रत्यक्ष विनिमय से क्या आशय है, इसका आंसर देखिए। आप इस तरह से लिखोगे कि अप्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली के अंतर्गत अदल बदल संबंधी क्रियाएं मुद्रा के माध्यम से होती है। व्यक्ति अपनी अतिरिक्त वस्तुओं को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और मुद्रा की सहायता से अपनी आवश्यकता की अन्य वस्तुओं को खरीद लेता है। ओके, इस तरह से आप लिख कर आओगे। और अगर प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली पूछा जाए तो आप इस तरह से लिख कर आओगे कि वस्तुएं एवं सेवाओं के प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान को प्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं। यह वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहलाती है, जैसे गेहूं से चीनी की अदल बदल। ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि खुली अर्थव्यवस्था में मांग अधिक का अर्थ बताइए। तो चलिए समझते हैं। खुली अर्थव्यवस्था में मांग अधिक का अर्थ बताइए। तो आप इस तरह से लिख कर आओगे कि खुली अर्थव्यवस्था में मांग अधिक का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें समग्र मांग अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप समग्र पूर्ति से अधिक होती है। ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था में मांग अधिक का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें समग्र मांग अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप
समग्र पूर्ति से अधिक होती है। इस तरह से आप लिख कर आओगे। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि अशुद्ध निजी वस्तुओं से क्या आशय है। देखिए, निजी वस्तु क्या है, सार्वजनिक वस्तु क्या है, इन सबको तैयार कर लीजिए। छोटे छोटे आपके क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि शुद्ध निजी वस्तुओं से क्या आशय है। आप इस तरह से लिख कर आओगे कि शुद्ध निजी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो पूर्णतः विभाज्य होती हैं, जिनका मूल्य बाजार स्तर पर निर्धारित किया जाता है तथा इनमें निष्कासन का सिद्धांत पूर्णतः लागू होता है। तो शुद्ध निजी वस्तुओं से क्या आशय है, आप इस तरह से लिखोगे। अगर कहा जाए कि निजी वस्तु से क्या आशय है, यानी प्राइवेट गुड क्या है, तो आप इस तरह से लिखोगे कि निजी वस्तु वह है जिसे एक उपभोक्ता बाजार कीमत पर चाहे जितनी मात्रा में उपभोग कर सकता है। ठीक है, इस तरह से आप इन प्रश्नों के आंसर लिख कर आओगी। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे, विनिमय नियंत्रण क्या है और राजस्व घाटा क्या है। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, वो भी आपको तैयार कर लेना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे, विदेशी विनिमय दर का अर्थ लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको भी तैयार करना है। तो यहाँ पर प्रश्न आपका क्या था, विनिमय नियंत्रण क्या है। तो आप इस तरह से लिख कर आओगे कि विनिमय नियंत्रण का आशय मौद्रिक अधिकारी के उन सभी हस्तक्षेपों से होता है जो विनिमय दरों या उनसे संबंधित बाजारों को प्रभावित करने के लिए किए जाते हैं। तो विनिमय नियंत्रण क्या है, आप इस तरह से लिख कर आओगे। विनिमय नियंत्रण का आशय मौद्रिक अधिकारी के उन सभी हस्तक्षेपों से होता है जो विनिमय दरों या उनसे संबंधित बाजारों को प्रभावित करने के लिए किए जाते हैं। क्लियर। इस तरह से आप इन प्रश्नों के आंसर लिख कर आओगी। तो गाइस, यहाँ पर हमने देख लिए जो हमारे अतलग उत्तरीय प्रश्न हैं, वो आप कौन कौन से तैयार करोगी। गाइस, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।